नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एक नए ब्लॉग में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष सर से हम जानेंगे हमारी एक शिक्षा व्यवस्था जो हमारी नेशनल पॉलिसी 2020 है, इसको लाने के पहले और इसको लाने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं और जो भारतीय छात्र हैं वो शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी पर चर्चा करने वाले हैं सर से। जी सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। और मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करना चाहूँगा द अनडाइजेस्टेड ट्रुथ में। पिछला ब्लॉग जिसमें आप लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया, स्नेह दिया, इसी प्रकार ये जो प्रोत्साहन आपने दिया उसी वही कारण है कि हम ये अगला ब्लॉग लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि जैन सर ने बताया आपको कि आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा व्यवस्था। और आज हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की क्या कमियां हैं, भारतीय जो छात्र वर्ग है, युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट जो वर्ग है सर, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उन कमियों पे भी चर्चा करेंगे। कुल मिला के यदि हम कहें तो इसको पोल खोल आप कह सकते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। जी सर, आप यही है कि आप बस विस्तार से सारी चीजों को एक एक करके लोगों को बताइए सारी चीजों। जी सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो सिस्टम है उसका क्या बताएं। देखिए सर, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूं वर्तमान समय में, तो आज़ादी के बाद से लेकर के और आज 2025 मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और तब से लेके अब तक वर्तमान 2025 तक, मतलब हमने स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना लिया है सर। गणतंत्र होने का, संविधान लागू होने के बाद 75 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद भी आज यदि हम बात करें भारत की शिक्षा व्यवस्था की, तो हम दुनिया के कई देशों से, मैं केवल छोटे बड़े देशों की बात नहीं कर रहा, मतलब बड़े बड़े देश और कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो भारत के साथ स्वतंत्र हुए थे, लेकिन आज भारत से कई बेहतर स्थिति में है उनका एजुकेशन सिस्टम। और चूंकि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है सर, इसीलिए वो देश आज दुनिया में बहुत तरक्की कर रहे हैं। वो चाहे इकोनॉमी के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटी में हो, वो किसी भी सेक्टर में हो सर, वो कंट्री बहुत ग्रो कर रही है क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से डेवलप किया। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, वो जो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज हमें देके गए थे सर, हमने केवल उसी को सस्टेन किया। यहाँ के कमियां हैं, आप विस्तार से चर्चा करके बताएं तो ठीक रहेगा कि अपन इतने पिछड़े क्यों। देखिए, मैं पॉइंट बाई पॉइंट सर आपको बताना चाहूंगा, एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक कमी नहीं है सर, मतलब कमियों का भंडार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हाँ सर, चलिए विस्तार से अब उन्हीं पर चर्चा करते हैं एक एक करके। आपसे बीच बीच में मैं आपको टोकता भी रहूंगा। जी सर। तो देखिए, यदि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमने जब संविधान बनाया तो हमने संविधान में, शुरुआत में तो नहीं था लेकिन बाद में 86 के संविधान संशोधन के माध्यम से हमने राइट टू एजुकेशन दिया, आर्टिकल 21 जोड़ा और राइट टू एजुकेशन दिया। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है वो पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, गार्जियंस के लिए ये डिसाइड किया कि उनकी एक मॉरल ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को एक फंडामेंटल एजुकेशन दे, स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें। हमने डीपीएसपीस में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मतलब संविधान में जो आर्टिकल 41 है, 45 है, वहां पर एजुकेशन की हमने बात की है। लेकिन हम आज तक उस चीज को डिलीवर नहीं कर पाए, मतलब संविधान में किए गए जो वादे हैं वो पूरे तरीके से खोखले साबित हुए। अब वो खोखले साबित क्यों हुए हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जी सर, बताइए। जो यदि हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा नीतियां रही हैं, तो अभी तक 3 शिक्षा नीति हमारी आई है सर। ठीक है, अपनी 2020 में 2020 की अभी आप सभी के समक्ष है, चर्चा करेंगे सर आप। ठीक है। इसके अलावा 1968 में हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, उस समय 68 में कोठारी आयोग आया सर। ठीक। उस कोठारी आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी कि जीडीपी का 6% आपको जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। तो 1968 में रिकमेंडेशन दी जा रही है और उसी समय आप चाइना को देखना सर, उसी समय चाइना को देखिएगा आप, ठीक है। वहां चाइना क्या कर रहा है, ओपन मार्केट पॉलिसी अपना रहा है, वो सारी चीजें चेंज कर रहा है, वो एजुकेशन पे, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, जो रिकमेंडेशन कोठारी आयोग ने 1968 में दी, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, हम वहां पर बांग्लादेश को आजाद कराने में लगे हुए हैं, हम देश में इमरजेंसी लगा रहे हैं,
हमारा युवा वर्ग जेलों में सड़ रहा है उस टाइम पे। फिर हमारे यहाँ सरकारें चेंज हो जाती हैं, जनता दल की सरकार आती है, फिर गठबंधन सरकारों का दौर चलता है, फिर इंदिरा सरकार आती है, फिर हमारे यहाँ 84 के दंगे होते हैं, हम इन्हीं में उलझे। मतलब आज भी आप देखोगे और तब भी आप देखोगे, हम जो राजनीतिक दलों की जो आंतरिक राजनीति है सर, उसी में उलझ के रह जाते हैं। हमारे पास ले दे के कुछ नहीं बचता। चलो सर, मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूं। तो 68 में कोठारी आयोग ने रिकमेंडेशन दी 6% की। उसके बाद 1986 में हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी आती है, और 1986 के बाद आप देखिए सर, इतने ये मतलब मक्कार लोग हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी, मतलब वेतन आयोग तो हर 10 साल में बदलेंगे। मतलब जेबों में पैसा भरना है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का, सांसद और विधायकों को इनको पैसे बढ़ाने हैं, तो संसद और विधानसभाओं में बिल ऐसे पारित होते हैं जैसे बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। ठीक है, वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लागू करने जा रहे हैं। भैया तनख्वाह बढ़ाने से क्या होगा? तुम तनख्वाह मत बढ़ाओ, तुम बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे खर्च करो पैसा। तुम ये 8वां वेतन आयोग कैंसिल करो, मैं तो ये कहता हूं। और वो जो जितना पैसा बच रहा है ना, उसको पूरा का पूरा डेडिकेट कर दो एजुकेशन सेक्टर को। कई लूप होल हैं, एक एक करके अब मैं आता हूं सर उन लूप होल्स पे। मैं बीच में पूछना चाह रहा था कि आप बोल रहे थे कि 1968 में कोठारी आयोग के तहत कहा था कि टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? वर्तमान में सर ये देखिए, इतने मक्कार लोग हैं हमारे राजनेता, खर्च कर पा रहे हैं कितना? हाँ। मैं सर उस पर भी आऊंगा। नहीं, थोड़ा सा यही बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा जो देश है, तो दूसरी कंट्रीज से भी सर कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, बताते चलें, क्लियर होते जाएंगे। देखिए सर, कोठारी आयोग ने जब 1968 में ही कह दिया था 6% ऑफ जीडीपी हमको एजुकेशन सेक्टर के लिए डेडिकेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आती है, तो कोठारी आयोग की उस रिकमेंडेशन को 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, वहां 6% का टारगेट रखा ही नहीं जाता है। 86 के बाद 2025 में आती है, मतलब ऑलमोस्ट 38 सालों के बाद सर, सॉरी 2020 में आती है, मतलब ऑलमोस्ट आपके 14 और 20 33-34 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी। मतलब आप सोचिए कि इन नेताओं को बैठ करके हर चीज करने का टाइम है ना, अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, विधायकों की तनख्वाह, मतलब जो भी करना है, हाँ। फालतू का काम जो करना है सब करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री का कि एजुकेशन। क्योंकि सर देखिए क्या है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिस देश का युवा वर्ग, बच्चा, क्योंकि शिक्षक स्कूल कॉलेजों में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके पास जो बच्चा जा रहा है वही तो तैयार करेंगे। कौटिल्य ने कहा था कि भाई शिक्षक की गोद में प्रलय भी पलती है और आपका मतलब निर्माण भी पलता है। बिल्कुल सही बात। तो हमारे यहाँ तो वो ना तो प्रलय वाला काम करा पा रहे हैं ना निर्माण वाला। हमारे टीचर केवल बैठ के जो है, कई सारे अभी आएंगे उस पर भी कि हाँ। क्या स्थिति है हमारे यहाँ टीचर्स की, उस पर भी बात करेंगे। खैर, तो देखिए कोठारी आयोग ने कह दिया, 86 की एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद यदि हम बात करें वर्तमान स्थिति की बात करें कि वर्तमान में 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया है कि 6% जीडीपी का हम देंगे। ये 2020 में कह दिया और आज 2025 चल रहा है। हाँ। अब मैं आपको डाटा देता हूं सर, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसमें से मैं आपको डाटा देता हूं। 2022 में हमारी स्थिति क्या थी कि हमने जीडीपी का 4.1% 2000 हाँ एजुकेशन पे खर्च किया। फिर 2024 में जो है वो स्थिति रही कि इसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर 2025 में 1.28%। जैसे 2025 की हम बात करें ना, तो ये अभी भी 4 पॉइंट कुछ के आसपास ही है, 4.5 के ऊपर भी नहीं पहुंचे हैं अभी हम। अब आप देखो सर, हमारा पड़ोसी देश चीन में आप देखोगे ना सर, कितना है, 6.13% है टोटल जीडीपी का खर्च कर रहा है। और आप ये मानो कि वहां की जीडीपी इंडिया से कितनी बड़ी है। इसका मतलब वहां का 6.13% यदि आप काउंट करोगे ना इंडिया में तो मतलब इंडिया के हिसाब से तो वो 10-12% हो जाएगा। जर्मनी में आप देखोगे, और पॉपुलेशन में हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। हाँ, ये भी मतलब इस फैक्ट को भी याद रखना। बिल्कुल सही कि हम जिस काम में हमको बहुत काम करने की जरूरत है उसमें नहीं कर रहे हैं। जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जब संजय गांधी थे, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र, वो एक पॉलिसी लेकर के आए थे सर, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। हालांकि फोर्सफुली लागू की उन्होंने, जबरदस्ती लागू की, लेकिन आज भारत को उसी की जरूरत है। हमने खुला छूट दे रखी है, करो बच्चे पैदा जितने कर सकते हो। ये बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं आगे खतरा है जनसंख्या, तो खतरा बहुत बड़ा खतरा है सर। बिल्कुल सही बात है। और बेवकूफी भरी बातें आपको सुनाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, हर चीज बताई जा रही है। चलो, चीन कितना कर रहा है सर, 6.13% लगभग आपने बताया। जर्मनी की आप देखोगे ना सर, जर्मनी छोटा सा देश है यूरोप में, बिल्कुल सही, चीन और इंडिया के मुकाबले छोटा सा देश है। अब देखो वहां कितना सर, मतलब
बेहतरीन सिस्टम है। तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी और हायर एजुकेशन, मतलब जो स्कूल और जो कॉलेज का एजुकेशन है ना, उसके लिए तो हम कितना करेंगे 4.6%। अभी ये 2023 का डाटा है उनका 4.6% है। और वहीं यदि आप देखोगे ना कि रिसर्च और साइंस के लिए वो 9.8% दे रहे हैं जीडीपी का, जबकि इंडिया में रिसर्च और साइंस जैसा टोटल मिला लो तो 9 और 4 13 और 8 और 6 मतलब 14% से ऊपर वो आपको दे रहे हैं जीडीपी का खर्च टोटल जीडीपी का। किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। इसके बाद जापान 7.43% सर, और इंडिया आ जाओ कितना है अभी 4.6 है अभी 2024-25 में जो आया है। चलिए सर, तो अभी तक निष्कर्ष ये निकला कि भाई जो भी हमारी भारत सरकार है पॉलिसी बनाती है, खुद जो बात को तय करती है उस पर खुद अमल नहीं कर पा रही है। इसकी एक दो डाटा को देखा, सर ने बताया कि 1986 की जो पॉलिसी थी और उसके बाद में हमारी 2020 की जो 6% जीडीपी का टोटल कहा था उसी का ही हम देख रहे हैं आंकड़े। सर ने जैसे आपको बता ही दी है कि उसका भी नहीं कर पाए अभी हम 4.6% ही उसका खत्म कर पा रहे हैं। चलिए सर, कोई दूसरा मुद्दा क्या है? अब देखिए एक एक करके मैं शिक्षा व्यवस्था की जो कमियां है ना सर उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने बात की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की है, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण डेवलप करना है स्टूडेंट्स का, ठीक है, लेकिन और भी कई सारी चीजें उसमें हमने की है। एजुकेशन सिस्टम को हमने चेंज किया है, ठीक है, उसमें अलग अलग जो है वो लेवल लेकर के आए हैं हम एजुकेशन के। पहले 10+2 चलता था, उसको हमने चेंज कर दिया है सिस्टम को। शिक्षा नीति कई सारी चीज हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज की। लेकिन हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो 2047 तक भारत को क्या बनाएंगे? विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत। और हम हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारा जो स्कूल का कॉलेज का करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हम उसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा। और हम भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? मतलब यहां दुनिया के देश, मतलब जर्मनी का भी मैंने कितना बताया 9.8% रिसर्च और साइंस पे खर्च कर रहा है। तो रिसर्च और साइंस में कोई ये थोड़ी ना खर्च करेगा कि जर्मनी में कभी कोई गॉड रहा होगा, भगवान या कोई धार्मिक ग्रंथ रहा होगा, वहां पे हम खोजेंगे जाकर के वहां कोई वैज्ञानिक आविष्कार था। हमारे यहाँ पैसा किस में खर्च किया जा रहा है? आज की जो सरकारें हैं, जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए इस फंड का जो 4.6% दिया जा रहा है ना, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट सर वहां खर्च किया जा रहा है। वहां हमको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई वैदिक काल में हमने वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा किया। भाई वैदिक काल में किया, अच्छी बात है, आज हम कौन सा कर रहे हैं? ये भी बहुत जरूरी बात है। वो बता रहे हैं हमको कि भाई हमारे यहाँ रामायण में, महाभारत में, फलाने काल में, गीता में, कुरान में, भाई अच्छी बात है, वो पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ तब कोई था। हाँ, अपन ने सबसे पहले आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, नागार्जुन थे, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे एंशिएंट टाइम्स में, उन्होंने कोई चीज दी, ब्रह्मगुप्त ने दी। लेकिन भैया आज प्रेजेंट की बात करना चाहिए, रिसर्च क्या करना चाहिए, क्या काम। आज जब बैठ के आप और हम चर्चा कर रहे हैं, कल दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल सही, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? मतलब हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना टेक्निकली एडवांस नहीं है, हमारी खुफिया एजेंसी इतनी टेक्निकली एडवांस नहीं है कि वो इस तरीके के माइन्यूट इनपुट्स को नहीं पहचान पा रही है। दिल्ली के चांदनी चौक जैसे इलाके में, लाल किले वाले क्षेत्र में, एक व्यक्ति गाड़ी में जो है वो एक्सप्लोजिव लेके आता है, ठीक है, बारूद लेकर के आता है और ब्लास्ट कर देता है। वो पार्किंग में गाड़ी लेके जा रहा है, वहां पे पार्किंग पे खड़ा हुआ है, वहां पार्किंग पे इतने सेंसर्स नहीं लगे हायर क्वालिटीज के, इतने कैमरास नहीं लगे कि उसको जज कर सके। और हम बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ आर्यभट्ट थे। भैया भाई आर्यभट्ट थे, अच्छी बात है, हमको भी गर्व है आर्यभट्ट के ऊपर, लेकिन क्या गर्व ही करते रहे? सही है, आधुनिक संसाधन और रिसर्च आज आधुनिक टेक्नोलॉजी कौन लेके आएगा? सर रहने दो, बिल्कुल सही, छोड़ो। अब देखो एक के बाद एक मैं कमियां गिनाता हूं। हाँ, पुराने ढर्रे पे चल रही है, बिल्कुल सही बात। स्कूलों में चले जाओ, कॉलेजों में चले जाओ, आप रटने वाली पद्धति है, मेनली स्कूलों में तो रटाया जा रहा है। सर अब थोड़ा विस्तार से सरकारी स्कूल विस्तार से ही मैं चर्चा करूंगा सर, विस्तार से ही चर्चा करूंगा। स्कूलों में आप जाओगे, टीचर्स नहीं पढ़ाते। मैं बात कर रहा हूं किसकी? सरकारी स्कूलों, सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूलों पे भी आऊंगा, वो भी कम नहीं है प्राइवेट स्कूल, कुछ अच्छे हैं कुछ। जयपुर में देख लो आप क्या हुआ उस बच्ची का हाल, बेचारी, सही बात, हमायरा का 9 साल की बच्ची को सुसाइड करना पड़ गया, 4th क्लास की बच्ची को। अब बताइए हाँ, किसका फॉल्ट है? उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा नीति फिर यहाँ पर स्कूल्स में क्या रटंत विद्या, रटो रटो रटो, और किताबें नहीं पढ़ाई जा रही। रटना किसमें से है? आपको मार्केट में जाके गाइड मिलेंगी, बाजार से आप स्कूल में जाओ, आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको मार्केट से गाइड उठा के लाना है, गैस पेपर उठा के लाना है। एग्जाम टाइम पे उनको रट रहा है हमारा स्टूडेंट। हमारे स्टूडेंट सर मैथ्स के कैलकुलेशन रट के उसमें 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो
जिस देश में रटंत विद्या होगी, मतलब हम उसको करना है कुछ ना कुछ, तोता बनने की कला सीख रहे हैं। थ्योरी पर फोकस ज्यादा है सर, थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल तो कहीं है ही नहीं। आधे से ज्यादा स्कूल, मतलब आधे से ज्यादा नहीं सर, 70-80% तो स्कूल ऐसे हैं जहां पर लैब्स नहीं है सर, प्रैक्टिकल करने के लिए लैब नहीं है सर। लैब के लिए सरकार शिक्षा नीति के तहत सारा सामान देती है। शिक्षा पूरा नीति फंड तो आता सर है, देखिए पूरा फंड भी सब आता है, है, स्कूलों तक आता है, सामान भी आता है, सब आ रहा है, देखा है मैंने, वो कागजों में आ रहा है सर, कागजों में आ रहा है, कागजों में आ रहा है, ग्राउंड पर कुछ हो नहीं रहा है, सीधी सीधी ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हाँ। आप सरकारी स्कूलों की हालत देख लो, इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी कई सारे बड़े नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल हैं, लैब्स नहीं मिलेंगी आपको जो यहाँ प्रैक्टिकल कर सके बच्चा। जबकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है, थ्योरी पे फोकस है, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है सर। आज भारत को हम डेवलप्ड कंट्री 2047 तक बनाना चाह रहे हैं सर, विकसित देश बनाने की बात हो रही है भारत को, एक बार देख लूं सर इसमें, विकसित देश बनाने की बात हो रही है, लेकिन ऐसे डेवलप्ड कंट्री बना लेंगे क्या जब हम जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं एम्प्लॉयज के लिए, वर्कर्स के लिए, हम उस स्तर का कौशल उनको दे नहीं रहे। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भैया भारत में युवा बहुत है, हाँ। भरमार है हमारे यहाँ, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जनांकी लाभांश बोलते हैं सर उसको। हाँ। तो युवा आबादी बहुत है हमारे, लेकिन और पढ़ी लिखी भी है, साक्षरता भी बहुत है सर। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारे यहाँ 70-75% के आसपास लिटरेसी रेट हो गई है, 72 लेकिन उसमें से हमारे यहाँ क्या है, साक्षर कौन किसको माना गया है? 7 साल की उम्र का व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानता है, वही साक्षर थे। वो स्कूल गया है कि नहीं गया उससे मतलब नहीं है। अगर मैं अपना नाम लिखना जानता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, तो मैं साक्षर। सही बात। और इतना व्यक्ति जानते हैं नाम जानते ही पढ़ लिया। अब बच्चे ने स्कूल किया, कॉलेज किया, वो सर अपने यहाँ स्टूडेंट सर हमारे शिवपुरी में आपको सब पता ही है, लोग वहां पर केवल ये जो आप स्कॉलरशिप देती है ना गवर्नमेंट, मैं एक एक चीज पे आऊंगा, मैं सबकी पोल खोलूंगा सर। हाँ। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कैटेगरी में आते हैं, हाँ। बहुत मिर्ची लगेगी आरक्षण वालों को, हाँ। जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, SC ST OBC, इनको जितनी को भी छात्रवृत्ति मिलती है, इसमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल BA BSc, फिर MA MSc, BCom MCom, डबल MA LLB, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, स्कॉलर वो केवल फॉर्म भरते हैं, छात्रवृत्ति मिलती रहे, हॉस्टल में उनका एक कमरा फिक्स रहे, गांव वापस न जाना पड़े। शहर में रह के क्या कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। एक व्यक्ति ट्रिपल MA है सर, हाँ। LLB करके बैठा है, LLB करके बैठा है, LLM का फॉर्म भरा हुआ है, BA है, MA है, डबल MA हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से MA करके बैठा है, LLB कर लिया, उसके बाद LLM भी कर रहा है, कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा है। क्यों? स्कॉलरशिप मिलती रहे, शहर में रह के तैयारी करता रहेगा। तैयारी किस एग्जाम की कर रहा है इतना हायर एजुकेटेड बंदा? हाँ। काहे की कर रहा है सर? आर्मी की। तैयारी किसकी कर रहा है? पुलिस कांस्टेबल की। 10-10 साल से 10 साल में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं निकाल पा रहा हूं। बताइए, सरकार को सोचना चाहिए भाई कि ये कौन देखेगा, इसका कौन सर्वे कराएगा? सरकार को टाइम है ही नहीं, सरकार को जातिगत जनगणना करानी है ना सर, अपना वोट बैंक साधन है, सरकार को धार्मिक जनगणना करानी है, सरकारों के पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं बेवकूफों को चुनते हैं, कहीं ना कहीं उलझा के रखा है लोगों को। इसके बाद जी स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। आप जॉब मांगने जाओगे, नौकरी मांगने जाओगे, तो वहां आपके पास कोई कौशल तो होना चाहिए ना, उस कंपनी में जिस रिक्वायर्ड स्किल की आवश्यकता है वो आपके पास है नहीं, डिग्री है, उससे क्या होगा? आधुनिक तौर में आप जैसे देख रहे हैं, तो कौशल युक्त शिक्षा व्यवस्था लानी पड़ेगी। वो तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा सर, प्रैक्टिकल नॉलेज। बिल्कुल सही। फिर निजीकरण कर दिया शिक्षा का हम लोगों ने। सर जब हम लोग पढ़ते थे उस समय गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स इतने वेल क्वालिफाइड होते थे सर, मतलब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स कहीं नहीं लगते। बिल्कुल सही है सर। अपने यहाँ सर क्वालिफाई करके श्री मधुसूदन चौबे जी हमारे यहाँ हाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं सर। बिल्कुल सही। आज तक वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, उन्होंने पूरे टाइम लेक्चर थे, फिजिक्स के लेक्चरर थे, शिवपुरी की बात कर रहा हूं मैं, उनको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए सर। अपन तो उनसे परिचय हैं सारी चीजों से, बचपन से देख रहा हूं मैं अपने स्कूल टाइम से, वो बच्चों को निःशुल्क फिजिक्स पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाया उन्होंने। मतलब स्कूल के बाद वो किसी सार्वजनिक स्थान पे बच्चों को फ्री में फिजिक्स पढ़ाते आए और उनके पढ़े हुए बच्चे बहुत हायर पोस्ट पे हैं। आज के टीचर सर 1000 2-2 हजार रुपये महीने की फीस लेके फिजिक्स नहीं पढ़ा पा रहे, नहीं पढ़ा पाएंगे ये तो बस। तो जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है हमारे यहाँ, तब से प्राइवेट स्कूलों की भरमार हो गई है।
जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, आपकी शिक्षा नीतियां बनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निजी स्कूलों के हितों को साधने के लिए बनाई जा रही हैं। और कैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति को बद से बदतर और बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, इसके लिए हमारी शिक्षा नीतियां बनाई जा रही हैं। क्या सर क्यों? क्योंकि जितने भी सर निजी स्कूल हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी राजनेता के या उसके रिश्तेदारों के, किसी अधिकारी के हैं। भाई गरीब की कौन सुनेगा? इस देश को गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तब से लेके अभी तक गरीब नहीं हटा। वो नारा अभी तक बना हुआ है सर। नारा अभी तक बना हुआ है। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी हो गई है, वहां आज भी सरकार 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क खाना बांट रही है, खाना राशन वगैरह ही दे रही है। इसका मतलब वहां तुम उसको 47 तक विकसित बनाओगे, बेवकूफ बना रहे हो जनता को। इसके बाद सर सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत। ठीक, सरकारी स्कूलों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। बिहार इलेक्शन चल रहा है, न्यूज चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे देख लो, वहां स्कूलों में भैंसे बंधी हैं, तबेले बंधे हुए हैं, भूसा भरा हुआ है क्लासरूम में, बच्चा जा ही नहीं रहा। नहीं ऐसी एक स्कूल तो सर ऐसा सर, हाँ, वहां पर रिपोर्टर पहुंचा, वहां तो वो स्कूल ही नहीं नजर आ रहा सर, झाड़ झकड़े, उसमें पेड़ पौधे, पता नहीं क्या। मतलब भगवान भरोसे व्यवस्था चल रही है गवर्नमेंट स्कूल की। नहीं सर, ये बिहार का आपने बोला, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे बताइए। कि बिहार के जो स्कूल हैं उनमें निजी लोग अपने यानी कि भूसा भैंसे या फिर कुछ भी काम में ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण मैंने अपने मध्य प्रदेश में बहुत सारे देखे, सब जगह है सर। ग्रामीणांचल में सरकारी खूब जगह सरकारी स्कूल पर बिल्कुल सही सर। हाँ, सरकारी स्कूलों की हालत ये बिहार की ना होके मध्य प्रदेश की भी है ऐसी हर जगह है सर, हर जगह। कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत अच्छा काम किया, जिसमें सबसे पहले तो साउथ के स्टेट आते हैं, दक्षिण भारतीय राज्य है सर, उन्होंने अपने केरल, जो तमिलनाडु, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, मतलब सरकारी स्कूलों का जो सिस्टम है सर, वही इतना बेहतरीन कर रखा है। इसलिए वहां देखो एजुकेशन रेट देखो सर आप, वहां के बच्चे देखो, जितने मतलब अपने को लगता है नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए नॉर्थ इंडिया से नंबर में लोग ज्यादा रहते हैं कि आईआईटी में बहुत ज्यादा लोग हैं, आईएएस में ज्यादा निकल रहे हैं। लेकिन साउथ इंडिया में आप देखोगे ना, अगर पॉपुलेशन बेस को हटा दो, आप जनसंख्या के आधार पर अंतर मत करो, तो सबसे ज्यादा जो व्यक्ति है पढ़ा लिखा, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला, सिविलाइज्ड आपको मिलेगा, अपनी कल्चर, सब कुछ कल्चर से जुड़े हुए लोग मिलेंगे बड़े बड़े पोस्ट में। सुंदर पिचाई, बिल्कुल सही। हाँ, सुंदर पिचाई को आप देखेंगे, वो अपना जो कल्चर फॉलो करते हैं, साउथ में रहते हैं। हमारे यहाँ लोग पढ़ लिख जाते हैं, उत्तर भारत में जरा सब पढ़े लिख जाते हैं सर, कल्चर को भूल जाते हैं, कल्चर को भूल जाएंगे, चश्मा वश्मा वॉगल वॉल लगा के और बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और उच्च से उच्च पदों पर पहुंचते हैं। इंडिया में नहीं, दुनिया में पहुंचते हैं। वो कुछ सीखना चाहिए साउथ से। ये तो बात सही है सर, लेकिन जो केंद्र में सरकार बनती है वो साउथ में उंगली करती रहेगी, वहां से अच्छी चीजें नहीं सीखेगी, वहां से नहीं सीखेंगे ना। वो एजुकेटेड है, काफी समझदार है ना, वो जानते हैं कि सरकार को चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। उत्तर भारत के कितने नेता दक्षिण में जाते हैं? कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहां के नेता भी ठीक ठाक हैं, पढ़े लिखे रहते हैं। ये भी तो है, उत्तर भारत के नेताओं को वहां बोलने की जरूरत भी तो पड़ेगी। दक्षिण भारत में ना क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे, जाएंगे क्या बताएंगे उनको शिक्षा के जो हमारे यहाँ शिक्षा का अंगूठा, उत्तर भारत में ये भी स्थिति हो चुकी है सर कि अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति वो नेता बना बैठा है, अब मुख्यमंत्री सर, मुख्यमंत्री बना बैठा है। वो मुख्यमंत्री अंगूठा लगा चुकी है, जिसको मुख्यमंत्री बनाया राबड़ी देवी जी के उस बारे में सबने सुना होगा। बिहार जब लालू जी को जेल हुई और या कुछ कांड हो गया था उस टाइम पे, मुझे याद नहीं, चारा घोटाला कुछ था, राबड़ी देवी जी को सीएम बनाया गया। उस पर अभी पिक्चर चल रही है सर, पिक्चर चल रही, ओटीटी प्लेटफॉर्म मूवी बनाई गई है क्वीन करके, उसको हीरोइन बना के बताया जा रहा है। मतलब जैसे देश में जो है वो क्या होगा, हमारे जो रोल मॉडल होंगे वो इस तरीके के लोग होंगे, उनसे उस देश से क्या उम्मीद करोगे? अब दुनिया भर के टीचर चिल्लाते रहे इसकी गलती उसकी गलती, खान सर बड़ा चिल्लाते हैं बिहार की एसटीसी करके फेंक दी। बिहार की एसटीसी किसने की वो भी तो बताओ। इस पे भी जब राबड़ी देवी अंगूठा लगा रही थी और सीएम बनाई गई थी तब कहाँ थे? क्या दूसरा व्यक्ति तो होगा उस समय पर? आप देखो ना सर, बिहार इलेक्शन में कितना बेहतरीन वाकया हुआ, सच्चाई कैसे उगली उसने। मैं किसी पार्टी विशेष की नहीं कर रहा, वो लड़के को एक मंच पर खड़ा किया, देखा मैंने, देखा। और उस लड़के से पूछा गया कि जब भाई क्या होगा, सरकार बनेगी तो क्या होगा, तेजस्वी भैया की तो क्या होगा, तेजस्वी भैया आएंगे और हम कट्टा चलाएंगे, दनादन गोलियां दागेंगे। इस बात से साबित होता कि सच्चाई निकल गई, सच्चाई उसने बयां कर दी बच्चे ने। चलिए सर, और मैं बताता हूँ और करते हैं। सरकार की नीयत, जैसा कि मैंने बताया था, सरकार की नीयत में ही सबसे बड़ी खोट है। वो चाहती नहीं है कि सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है ठीक किया जाए, वो ठीक की जाए, क्योंकि भैया कर सकते, कमाई करना है उसको, शिक्षा को व्यापार बनाना है, और व्यापार बन जाएगा तो वहां से पैसा आएगा, पैसा। और वो सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे के तो, और ये सरकार की नीति सर एक ही जगह नहीं है। हाँ। सरकार की हर जगह ये नीति है। चाइना हमसे बेहतर क्यों है?
क्योंकि वहां सरकारी जो चीज है हम्म, उसको बेहतर बनाया जा रहा है, निजी क्षेत्र को हतोत्साहित किया जा रहा करा जा रहा है कहीं ना कहीं। है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अब हमारे यहाँ बीएसएनएल था सर, बिल्कुल सही। अब हमने एयरटेल, आज देखो जियो, जियो। रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, सबको इनको इतना इतना हमने इनको उठाया, बेचारा बीएसएनएल का कोई नाम लेवा नहीं बचा आज। नाम नहीं बचे, जबकि नहीं, उसको कर सकते थे, कर सकते थे सर, भर्ती निकलती थी बीएसएनएल में, निकलती थी। भर्ती निकलती थी, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पेपर होता था, एग्जाम होता था, बस अधिकारी कर्मचारी सिलेक्ट होते थे। आज बड़े विभाग सबसे टॉप बन कितना सकता बड़ा वो था सर, वो एक सरकारी, उसको प्रमोट करना चाहिए, सरकार चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। है। लेकिन हाँ, आजकल जैसे कि जियो को, एयरटेल तो का हर ये चल रहा है, सेक्टर में आप देखोगे ना सर, हर एक सेक्टर में। यही प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा देखो क्या है, सरकार ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि सर देखिए, जनता जब तक अनपढ़ रहेगी, सच्चाई सुन लो भाई, हाँ, तुम जो भी देख रहे हो ना पॉडकास्ट, हाँ, जितनी ज्यादा जनता अनपढ़ रहेगी उतना ज्यादा इन राजनीतिक दलों को, इन नेताओं को सत्ता में बने रहने का अवसर मिलेगा। जनता पढ़ गई, लिख गई, समझदार हो गई, एजुकेटेड हो गई, सिविलाइज्ड हो गई, अच्छा बुरा समझने लगी, उस दिन ये फालतू बकैती करने वाले नेता इस गद्दियों पर बैठने के लायक नहीं बचेंगे, जनता उठा करके नीचे उतार देगी। बिल्कुल सही बात है सर। शिक्षा सवाल पैदा करती है। क्योंकि शिक्षा तो सवाल पैदा करेगी ही करेगी, दिमाग के सारे नट बोल्ट खोल देती है सर। फिर जवाब आएगा नहीं, इसलिए वो चाहते हैं भाई और कि फिर जो अनपढ़ गवार जवाब कहां से देंगे। सवाल पैदा करेगी तो जवाब स्वाभाविक बात है सर, निकलेगा नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं मंशा उनकी यही तो ये जनता के विरुद्ध एक कूट रचित क्या है सर, पूरा मतलब बिल्कुल सोचा समझा षड्यंत्र है, कैसे जनता को अशिक्षित बनाया रखा जा सके। जा सकता है। क्योंकि निजी स्कूलों में तो वही पढ़ा सकता है जिसके पास पैसा है, और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी खाना सरकार मुफ्त में दे रही हो, उनको मुफ्त का राशन यदि मिल रहा है, तो वो 80 करोड़ का बच्चा तो सरकारी और निजी स्कूल में नहीं जा रहा, प्राइवेट स्कूल में नहीं जाने वाला। वो नहीं जाए। और जब वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाने वाला है, तब क्या स्थिति है सर, क्यों, क्योंकि वोट बैंक तो वो 80 करोड़ ही है। पैसे वाले लोग वोट देने भी नहीं जाते सर, रईस सही, लोग सही जाते हैं क्या? नहीं। हाँ, वो खुद कहीं ड्यूटी पे होते हैं, बच्चे कहीं पढ़ रहे होते हैं, विदेशों में घूम रहे होते हैं, वो वोट डालने में नहीं जाता पढ़ा लिखा व्यक्ति। वोट बैंक तो ये अनपढ़ गंवार जनता ही है। तो जनता भाई समझ लो, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाओ, अपना हक मांगो, संविधान में लिखा हुआ है, अम्बेडकर जी ऐसे नहीं बना गए थे संविधान। इसके बाद सर बात करें तो हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें जो स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर जो टीचिंग स्टाफ है, सबसे मेन मुद्दा क्या आता है कि पढ़ाने वाला व्यक्ति, एक तो टीचर, प्रोफेसर, ठीक किसी है, की बात उनकी कर लो, गुणवत्ता पे भी कॉलेज। प्रश्न चिन्ह आजकल लगने लगे हैं सर। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि एक तो देखो, सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो टीचर आदि हैं, है ना, जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होता है सर। शिक्षक का काम है शिक्षा देना। बिल्कुल अब उसको तुमने लगा दिया जनगणना कर भाई, जाके जातिगत जनगणना कर ले, जाके तू क्या कर, चुनाव की जो मतदाता सूची है वो बना ले, बनाइए। चुनाव करा ले, ईवीएम उठा ले, वोटिंग करा ले, ईवीएम जमा करा ले। अब टीचर यही सब करता रहेगा, पढ़ाएगा कब? ये बात सरकार को सोचना चाहिए, इन कार्यों के लिए अलग से, सोचना चाहिए सर, अलग से व्यक्ति नहीं होना सोचती चाहिए। हमारी सरकार, नहीं सोचती। मतलब दूसरे सेक्टर वालों से काम करा लिया जाए एक बार फिर भी, लेकिन शिक्षकों से तो नहीं कराया जाए। भाई चुनाव चलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, एक महीने भी चुनाव चले। मेरे फादर टीचर थे सर, उनका साल में आधे से ज्यादा समय ड्यूटी बीएलओ में रहती थी, बूथ लेवल ऑफिसर। बताइए। मतदाता सूचियों का वो उनको अद्यतन करना, नए नाम जोड़ना, पुराने नाम हटाना, ये कौन पर मर यही गया, काम कौन सब- जिंदा हो गया, यही सब काम करते रहते थे। और शिक्षक का पेशा सर ऐसा पेशा है, कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें निरंतर आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करते रहना पड़ेगा। टीचिंग का भाई आपको नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, नई नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, नए नए नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी तो बच्चों को दे पाओगे। बिल्कुल सही बात। आप कर रहे हो जनगणना, आप बच्चों को क्या सिखाओगे? हाँ, अगर वो कोई टीचर है, किसी सब्जेक्ट का है, वो पढ़ाने के लिए हम स्कूल पर रखा गया है और उसको आपने काम में लगा दिया, काम में लगा दिया। वो सब्जेक्ट के बच्चों का क्या होगा? प्राइवेट स्कूल के टीचर भी क्यों नहीं लगाते? वो भी तो लगा दे उनके पास। प्राइवेट स्कूलों की सिर्फ बसें लेते हो तुम, जब ड्यूटी लगानी है तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों की भी लगवाओ ना, लगा दो उनकी भी सही। उनकी लगाओ। क्या वो ड्यूटी नहीं निभा पाएंगे? वो क्या होगा कि वो तो स्कूल तुम्हारे या तुम्हारे रिश्तेदारों के हैं, जान पहचान वालों के हैं। 2 मिनट में तुम्हारा वहाँ पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे, जो तुम्हारा कमीशन आ रहा है वो कमीशन आना बंद हो जाएगा।
तुम्हारे बच्चे फिर विदेशों में कैसे पढ़ेंगे? सच्ची कड़वाई तो है सर ये। कड़वी सच्चाई है, लेकिन हाँ। कौन कौन बात करेगा सर इस पे? तो एक ये चीज हो गई सर, फालतू के कामों लगा रखा है टीचरों को। ठीक है, दूसरा, टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें भी योग्यता नहीं देखी जाती। अब मध्य प्रदेश का तो सर सबसे रद्दड़ एजुकेशन सिस्टम है। हमारे मुख्यमंत्री आए, उनका एक ही एजेंडा रहता है सर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, महिला। क्योंकि मध्य प्रदेश का आप सर जनगणना उठा के देखो 2011 की, आपको पता चल जाएगा कि ये 3 वर्ग हैं जिनके ऊपर क्यों इतना ज्यादा निर्भर रहते हैं। 21% ओबीसी एसटी पॉपुलेशन है, अनुसूचित जनजाति की आबादी हमारे 21%, 15-15.5% एससी अनुसूचित जाति की है। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन में 50% के आसपास 49% कुछ महिलाओं की है। महिला की इसमें एससी एसटी हटा दो, टोटल मिलाओगे ना तो 50-55-60% तो यही हो गया। बस उनका वोट बैंक तैयार है। और ये वो कम्युनिटी है जिसको पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। एमपीपीएससी का बैक टू बैक रिजल्ट देख लो ना सर, बिल्कुल सही। अब तो जनरल वाले भी 800 के पार नहीं जा पा रहे, बड़ी मुश्किल से जा पा रहे हैं सर। ये बवरगुआ बैठे हुए जितने टीचर हैं और जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है ये इंदौर में आके डट गई है, ये सारी कोचिंग मिलकर के किसी एक एस्पिरेंट का पिछले पॉडकास्ट में हमने बताया था 900 नहीं आ पा रहा है। अब तो ये मुझे लग रहा है कि अगले बार में 800 भी नहीं आ पाएंगे। क्या आयोग 1500 में से 800 नंबर भी स्टेट पीसीएस में नहीं ला पा रहा है मेंस में बंदा, तो बड़ी दिक्कत है। और दावे बड़े बड़े हैं कोचिंग संस्थानों के, खोखले दावे हैं सारे। तो ये टीचरों को इधर उधर लगा दिया इन्होंने। टीचर्स की टाइमली ट्रेनिंग नहीं होती सर, भर्ती होती है तो भर्तियों में क्या होते हैं, घोटाले प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में कितने घोटाले होते हैं सर। और सर एक बात कहूंगा, ये वो जो शिक्षक की भर्ती होती है अपनी वर्ग 1 या 2, आरक्षण पर क्या राय है आपकी? क्या ये नहीं कि आरक्षण होना चाहिए? मैं एक बात बोलूं सर, देखो मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई मुझसे सहमत हो नहीं हो मुझे बोल दे कि भाई मैं आरक्षण का विरोधी हूं, जो कहना चाहो कह देना। नहीं, ओनली मैं शिक्षक की बात कर रहा हूँ, कौन के लिए होना चाहिए कि नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट के संदर्भ में ही कह रहा हूँ जी। क्योंकि क्या है ना, अब ये पॉडकास्ट है, इसमें से कटिंग काट के लोग बोलेंगे ये तो आरक्षण विरोधी है, तो बिल्कुल बोल लेना, लेकिन पूरा सुनने के बाद बोलना कि सर शिक्षा एक ऐसा पेशा है कि टीचिंग में टीचर की जब भर्ती की जा रही है ना, तो वो सबसे बेस्ट जो व्यक्ति हो मेरिट के बेस्ड पे वही टीचर बने, इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस मध्य प्रदेश का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसकी वाट इसी ने लगाई है। संविदा कल्चर लेकर के आए थे दिग्विजय सिंह, शिक्षा कर्मी वाला, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स को लेकर के आना। उसके बाद फिर ये स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा हम लोग कराने लगे, ठीक है, टीचिंग एलिजिबिलिटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने लगे। अब उसमें आप देखो सर कि 150 नंबर का पेपर, ठीक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उसमें 60 नंबर लाना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना। हाँ, तो 50% से कम ही में काम हो रहा। 50% से कम अंक लाके वो टीचर बनेगा और उसको पढ़ाना है, उसको अब बच्चों को पढ़ाना है। फिर आप बोल रहे हो ओबीसी वाला लाएगा 50%, 75, और जनरल वाला लाएगा 90। कायदे से तो जितने 90 लेके आ रहे हैं वो सभी पात्र हैं, या जो 90 भी नहीं लेके आ रहे वो 75 से ऊपर 76 लेके आ रहे हैं, तो पीछे जितने भी ओबीसी और एससी एसटी वाले उन सबसे अधिक योग हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और आप अपने बच्चे को किससे पढ़ाना पसंद करोगे, मुझे तो ये बताओ। जो भी आरक्षण का या मेरी इस बात का विरोध करेंगे अभी, आप अपने बच्चों को किस टीचर से पढ़ाना पसंद करोगे? जिस टीचर के 60 नंबर आए या जिस टीचर के 90 नंबर आए? आप बताओ सर। स्वाभाविक सी बात है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी से भी पूछ लो आप तो दूसरे में बातें वहीं उलझ जाएंगी। और इसका कारण है सर, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे टीचर्स के पास जाते हैं, हम शिक्षकों के पास स्कूलों में क्यों भेजते हैं? भविष्य बनाने के लिए। बच्चे का भविष्य बनेगा, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तब समाज विकसित होगा। जब समाज विकसित होगा तो कौन विकसित होगा सर? देश अपने आप विकसित हो जाएगा। लेकिन हमारी समझ जो है ना वो उस कुएं के मेंढक की तरह है, जो हमारे राजनेताओं ने, दो कौड़ी के लोगों ने हमारे दिमाग में ये गंद भर दी है ना, तो इस गंद को पहले निकाल लो अपने दिमाग से, दिमाग के नट बोल्ट खोलना चालू कर दो। बिल्कुल सही बात है ना। फ्री की रेवड़ियां अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह अच्छी नहीं लगती। हाँ, वही है ना कि हर जगह भंडारे में जाकर के लाइन में नहीं लगा जाता। इस सेक्टर में कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए आरक्षण, सीधी सी बात ये है। तो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बाकी आप स्टूडेंट को दे दो। हाँ, इस कॉलेज में सीटें हो गई, स्कूल में सीटें हो गई आपकी, उसमें आप आरक्षण दो। टीचर भर्ती में कोई आरक्षण मत दो। बिल्कुल सही। और उसमें इतना टफ रखो एग्जाम का लेवल कि उसमें वही व्यक्ति आ पाए। बिल्कुल सही। कौन आ पाए सर बताओ? एकदम योग्य व्यक्ति हो वही उसमें आ पाए। वही तो भाई आप सोचिए
कि वही तो अच्छी से अच्छी इसमें दे पाएगा, पढ़ा पाएगा बच्चों को। एक एग्जाम्पल मैं आपको सर राजस्थान का देना हाँ। चाहूंगा। आप न्यूज़पेपर में गूगल कर लेना इस चीज को, मेरी बात अगर जी, झूठ लगे। हाँ। राजस्थान में लेक्चरर हाँ, की लेक्चर भर्ती परीक्षा हुई। हाँ। मध्य प्रदेश में तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 में से 60 नंबर जो लाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में वो टीचर हाँ। बनने के लिए पात्र है। पात्र। ठीक है, राजस्थान में तो ये 60 नंबर की भी नहीं थी सर। हाँ। वहां एक जो महिला थी वो शायद गणित या फिजिक्स हाँ। के 11 12 के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है ना, तो उस लेक्चरर वाली परीक्षा में उसके ऋणात्मक नेगेटिव नंबर आए थे। हाँ, क्योंकि माइनस मार्किंग उसमें थी भाई। है ना, सॉरी वहां पर न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं थे। हाँ। और माइनस मार्किंग लागू थी। भाई ये रहता है ना कि कम से कम इतने अंक लाने ही आप, कंपलसरी कर दिए जाए उसको। वहां वो थे ही नहीं। अब नहीं थे तो उसके माइनस में नंबर आए, और माइनस में आने के बाद भी हाँ। ठीक है वो बहुत अच्छी स्थिति में थी और वो टीचर बनी। तो अब केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने ये कहा कि भैया कायदे से तो ये टीचर बनने के योग्य नहीं है। नहीं। भाई जिसके नंबर खुद ही माइनस में आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में इनका एक प्रश्न सही नहीं हो रहा, उनको पढ़ाना है आगे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी। लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार की पॉलिसी ऐसी थी, शिक्षक भर्ती पॉलिसी ऐसी थी कि उसमें न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं थे टीचर बनने के लिए कि इतने आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, पड़ेंगे, बना तो दिया। वही नियम के हिसाब से, तो क्योंकि हमारा जो देश है वो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, विधि के शासन पे चलता है, जो कानून है उसके अनुसार चलेगा, संविधान के अनुसार चलेगा, तो उन्होंने विधि बना रखी थी। हाँ। तो उसे टीचर बनाया गया। लेकिन अब आप समझो, क्या आप उस महिला से जो फिजिक्स या मैथ्स की जो टीचर बनी है, जिसके नेगेटिव मार्क आए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करोगे? सर बताओ। पसंद तो अब मानता है कि कोई नहीं करेगा। कहीं पर पढ़ा रही होगी तो सर बच्चे तो जरूर पढ़ा रही होगी। पढ़ा रही होगी, नहीं स्कूल में है वो तो जिस बच्चे को पढ़ा रही होगी उन बच्चों का भविष्य समझ लो आप। उनके भी ठीक ठाक नंबर आएंगे ही आएंगे, इस बात को। उनके भी, इनके -1 आए थे कुछ, आएंगे। उनके -10-20 आएंगे ठीक ठाक उन बच्चों के। नंबर ना उनके। ठीक है, तो एक ये हो गया सर। इसके अलावा सर यदि हम बात करें, हमारे यहाँ जो कोचिंग कल्चर डेवलप हुआ है, क्या है शिक्षा व्यवस्था प्रश्न चाहिए? देखिए सर, कोचिंग इंडस्ट्री का तो मैं बोलूँ ना, सीधी सीधी बात है। मैं एक बार हमारे इंदौर में ही कुमार विश्वास साहब आए थे। हमारे इंदौर में एक कोचिंग संस्थान है, वो हर साल एक बहुत भव्य आयोजन करते हैं। हाँ। आजकल कोचिंग संस्थानों को तो आप सभी को पता है, बच्चों को कैसे रिझाना है। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े टीचर, मतलब अब टीचर नहीं रहे, नचनिया हो गए। जो रील्स का महिला मतलब टीचर है। नचनिया हो गई हैं, और जेंट्स टीचर नचते ज्यादा हैं। जोश में बोलना है, खरोश में बोलना है, चिल्ला के बोलना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है क्या फर्क पड़ता है इससे? है ना? कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। फर्क पड़ेगा किससे? फर्क पड़ेगा बोर्ड पे जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चों के दिमाग में कितना घुस रहा है वो। बच्चा आजकल नाच रहा है, गा रहा है, मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन खत्म हो गया सर। दिखावा। एडटेक आ गए हैं बड़े बड़े, ऑनलाइन एजुकेशन में बड़े बड़े एडटेक आ गए हैं, बल्लम आ गए हैं बड़े बड़े, उनने टेक ओवर कर लिया है पूरा। पहले कोचिंग के रूप में आए थे, अब वो स्कूल एजुकेशन में भी घुसते चले जा रहे हैं। बायजूस आया था, फेल कर गया, बिल्कुल सही। अब बायजूस का ही एक और दूसरा अल्टरनेट आ गया है। हाँ। आजकल बहुत नाम है, पांडे जी का हाँ, पांडे जी का चैनल। बहुत नाम चल रहा है। लेकिन भाई जितना आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हो, जितना आपका प्रचार प्रसार दिख रहा है, क्या उस स्तर पे आप टीचर रखे हो? रखे हो? आप स्कूल एजुकेशन में जा रहे हो, बेटर ये होता कि आके रिवॉल्यूशन लेकर के आते ना, एक क्रांति लेकर के आते, सरकार के विरुद्ध सारे बच्चों को इकट्ठा करते और बोलते कि सरकारी स्कूलों की हालत को सुधारो। सही। लेकिन इन सरकारी स्कूलों की जो बदतर हालत है ना सर, उसका फायदा इन्होंने उठाया। वही तो मैं कह रहा हूँ। और केवल इसी की नहीं कह रहा हाँ। मैं सबकी कह रहा हूं। सारे जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो किसका फायदा उठा रही हैं? हमारी इन सरकार की शिक्षा नीति की, एजुकेशन सिस्टम की असफलता का। और यही कहा था कुमार विश्वास जी ने। एक पत्रकार ने पूछा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा, सॉरी, ये जो कोचिंग संस्थान है, जो बड़े बड़े आईएएस बनाती हैं, आईपीएस बनाती हैं, बड़े बड़े उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनाती हैं, बड़ी तारीफ कर रहा था वो पत्रकार। तो कुमार विश्वास जी ने 2 लाइन में उसका खेल कर दिया। बोला कि मेरी नजरों में ये जो कोचिंग संस्थान हैं, ये भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी असफलता का परिचायक है। बिल्कुल। भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है क्या सही है क्या गलत है। ये जो कोचिंग कल्चर है, कोचिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ पनपी है,
ये सरकारों की गलत नीतियों के कारण पनपी है, सरकारों की गलत नियति के कारण पनपी है। यदि सरकार की नेक नियति होती, सरकार की नेक नीतियां होती, तो आज हमारे यहां ये जो बड़े बड़े कोचिंग जो डॉन बन के बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं हम इस इंडस्ट्री के डॉन हैं, ये सब आज फेल हो गए होते। जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी सरकारी स्कूल में ही टीचर होते, बिल्कुल सही बात। या किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते। छोड़ो सर, छोड़ा भी नहीं जाता, दिमाग बड़ा खराब होता है। इसके अलावा सर और मैं आपको बताऊं सर जी सर, कि हमारा जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी निजी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं सर, उनके फेवर में काम करता है। आप हमारे यहां देखो क्या है, केंद्र का शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है। राज्य भी उस पर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों का अधिकार है, राज्यों का भी केंद्र का भी। वहां शिक्षा मंत्रालय है, हर राज्य का अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और उसके तहत एक पूरी पद सोपानिक व्यवस्था है सर, हायरार्की में। शिक्षा सचिव से लेकर राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे लेकर के केंद्रीय शिक्षा सचिव, राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा सचिव से लेकर के नीचे तक पूरी एक व्यवस्था है। जिले में जिला शिक्षा अधिकारी मिलेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिलेगा, और उसके नीचे और आपको मिलेंगे। ठीक है, संभाग स्तर पर संभागीय जो शिक्षा आयुक्त है वो मिल जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर मिल जाएगा आपको, फिर राज्य स्तर पर सचिव स्तर के अधिकारी मिलेंगे। लेकिन वो सब होने के बाद ये सब कहां गायब हो जाते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी कहां खोपचे में घुसा रहता है, किसके साथ बैठ के गुफ्तगू करता है? मैंने तो कभी नहीं न्यूज़पेपरों में नहीं पढ़ता, यादा कदा इनको सर वसूली करनी होती है ना। हाँ, जब ही बस दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये त्योहार देख लेना, जब भी देखना हो ना, शिक्षा विभाग के अधिकारी कब एक्टिव मिलते हैं, ये त्योहारों के टाइम पे न्यूज़पेपरों की हेडिंग पढ़ लेना, फलाने स्कूल में छापा मार दिया। अच्छा काम का कभी नहीं क्यों? क्योंकि मुखबिर लगा देते हैं पहले से ही। हाँ, अब वहां कोई टीचर नहीं आ रहा है, त्योहार का टाइम है, टीचर डेफिनेटली घर में काम रहते हैं सर। शिक्षक को जब तुम जनगणना में लगा रहे थे तब तुम्हारे को खुजली नहीं हो रही थी। जब तो जब तुम नहीं आया टीचर, जब तुम चुनाव में लगा रहे थे तब टीचर नहीं आ रहा था, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब त्योहारी सीजन में उसको वाकई में जरूरत है छुट्टी की, वो नहीं आ पाया टाइम से या लेट पहुंचा, उस दिन तुमने मौका देख के छापा मार दिया। अब तुम क्या करोगे? पंचनामा बनाओगे नहीं, धमकी दोगे, उसका इंक्रीमेंट रोकने की धमकी दोगे, सस्पेंशन की धमकी दोगे। टीचर क्या करेगा? टीचर क्या करेगा? टेबल के नीचे से इनकी जेबें भरेगा, इनकी दिवाली, होली, इनके रक्षाबंधन मनवाएगा। तो ये वसूली का धंधा चला रखा है। ये अधिकारी इसलिए नहीं बनते कि हमें जिला शिक्षा अधिकारी बनूंगा। ये जब चयनित होते हैं ना सर, जब इनका सिलेक्शन होता है ना, तो आप देखो आजकल चूंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, कोचिंग वाले इनसे पूछते हैं जा जाके, पत्रकारों को ले आप क्या करोगे? अब आप जिला शिक्षा असिस्टेंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो गए हो, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हो, ये बन गए हो, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। हाँ, उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं फलानी नीति चेंज कर दूंगा, मैं सिस्टम में ये कर दूंगा, मैं सिस्टम का वो कर दूंगा। और बाद में ये चक्कू लेके जाते हैं, जो पीछे चाकू छुपा रहता है ना, सिलेक्ट होने के बाद ऐसे बोलते हैं, और जैसे ही सिस्टम में पहुंचते हैं सबसे पहला खंजर सिस्टम के सीने में घोंपते हैं, बोले तेरी ऐसी की तैसी, मैं यहाँ किस लिए आया था अब तेरे को बताता हूँ। हाँ, बात तो सही है। टोटल करप्शन सर, टोटल करप्शन। टाइमली जो है इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, निरीक्षण नहीं करते हैं, औचक निरीक्षण नहीं करते हैं, टीचरों की ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डाइट वगैरह में, जो प्रशिक्षण केंद्र है शिक्षकों के, वहां प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स पे टाइम पे ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग में टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं सर। इतने लूप होल है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कहाँ कहाँ किस किस पे बात करोगे सर, वाट लग जाएगी। कहीं ना कहीं अभी अपने सिस्टम को सुधारने की काफी जरूरत है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है सर। इसके बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में सर इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, राजस्थान का मामला अब देख रहे थे। राजस्थान का तो वो भर्ती वाला मामला है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मतलब बिल्डिंग नहीं है, पेड़ों के नीचे पढ़ रहा है बच्चा। सर उस बात कर रहा हूँ, स्कूल गिर गया, स्कूल गिर गया, वो बच्ची गिर गई स्कूल से, चौथी मंजिल से। वो तो सर प्राइवेट स्कूल का मामला था। मैं ये कह रहा हूँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा लूप होल है। आज भी हम जब आज 2025 है और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं, तो उस लिहाज से आज हमारा एक भी स्कूल ऐसा नहीं होना चाहिए था जो जहां बच्चे के सर के ऊपर छत ना हो। लेकिन आप जाओगे ना सरकारी स्कूलों की हालत देखोगे तो बेचारे, सरकारी छोड़ो सर, प्राइवेट स्कूलों को देख लो। प्राइवेट स्कूलों के नाम हैं, बस उन्होंने एफिलिएशन ले रखा है, लेकिन किसी मोहल्ले में बिल्कुल 2 कमरे में वो स्कूल चल रहा है, क्योंकि सरकारों से फंड मिल जाता है। जितने मानक पैमाने वो फॉलो हो ही कोई मानक पैमाना फॉलो नहीं हो रहा, कोई मानक पैमाने, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चा जिस देश में आज भी पेड़ के नीचे बैठ रहा है, जिस देश में आज भी वो चौक वाला बोर्ड चल रहा है, ठीक है, जिस देश में आज भी जो है वो छतें टपक रही हैं,
राजस्थान में छत गिर गई थी। छत गिर गई थी, बच्चों के ऊपर पूरा प्लास्टर उखड़ के बच्चों के ऊपर गिर गया था। जिस देश में हमारे आज भी जो है वो एक एक दो दो कमरे में गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं सर, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं इस, और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्कूलों की सफाई बच्चों से कराई जा रही है। हाँ, वहां सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई तो है ही नहीं, टॉयलेट वगैरह के लिए पीने का पानी नहीं मिलता है वहां पे। अधिकतर स्कूल में पानी है ही नहीं, बड़ी टॉयलेट समस्या व्यवस्था नहीं है, पानी मिड डे मील हमने चला रखी है, मिड डे मील में कहीं छिपकली गिर जाती है, मिड डे मील चल रही है, बहुत सारे स्कूलों में पैसा जा रहा है, सब जा रहा है, लेकिन बराबर बच्चे को दी जा रही है नहीं। जब बच्चा ही नहीं आ रहा, मास्टर नहीं आ रहा, उसने तबेला भैंसों का बना रखा है, तो मिड डे मील का पैसा जहां आ रहा है, वो सब जा रहा है, खेल खत्म हो रहा। मध्य प्रदेश में तो बड़ी दिक्कत है, मध्य प्रदेश का तो बेड़ा गर्क है। और मध्य प्रदेश का स्टूडेंट मैं कहूंगा सबसे मरियल सड़ियल छात्र है सर इस मध्य प्रदेश का, उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो तो चैन से सो रहा है। बिहार यूपी में देखो थोड़ा बहुत विरोध करते भी है छात्रवाद, हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, लेकिन मुझसे भले ही मत पढ़ना, हाँ, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना कि तुमसे बदतर हालत में कोई नहीं है अभी। तुम 12वां करके आते हो तो तुम पे एक चपरासी का एग्जाम ना निकले बिना कोचिंग के। तुम 10-10 साल एमपी वाले स्टूडेंट हो, तुम 10-10 साल तैयारी करते हो पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम की। ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अभी 7,500 आई है ना सर, हाँ, इसके पहले जब आई थी 7,500, उसमें से आधे से ज्यादा 4.5 7.5 के करीब ही आई थी। हाँ, 4.5 या 5,000 पद जो है ना वो यूपी राजस्थान हरियाणा वाले ले गए थे सर। तुम फिर रह जाओगे इस बार 7,500 में से, क्यों? क्योंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम हमसे लाख गुना बेटर है सर। और ओपन देखे रखा, वहां का स्कूल एजुकेशन इस स्तर का तो है, कम से कम वो जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह जैसे एग्जाम निकाल लेता है स्टूडेंट। थोड़े बहुत कोचिंग की जरूरत पड़ती है, तुम्हारी तरह नहीं कि 10-10 साल कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फिजिकल एकेडमी वाले को हर साल पैसा दे रहे हो। कितनी फिजिकल एकेडमी हो गई है सर अपने यहाँ? इंदौर में, हाँ, एक बच्चा साल भर नहीं, 2-2 3-3 साल फिजिकल की तैयारी कर रहा है। भैया ये दिमाग भी तो खोलना पड़ेगा। सेकेंडरी है फिजिकल, पहले तो पेपर हुआ, पहले पेपर तो क्लियर करना पड़ेगा। जहां गणित के मारे हाथ पैर फूलते हैं हमारे बच्चों के सर। रीजनिंग अच्छी लगती है, गणित के सॉल्यूशंस नहीं होते। हमारे यहाँ के टीचर गणित में, मैथ्स रीडिंग में सर खूब कमा रहे हैं। नहीं सर, वो बात तो वही आ गई ना, और सरकारी स्कूल में टीचर बन गया मैथ्स का, वही 60 नंबर वाला 60 नंबर वाला बनेगा। नंबर वाले को मैथ्स का टीचर था, उसको बनाया नहीं है, वो 60 वाला सिखाएगा, उस हिसाब से तो बच्चे सीखेंगे ना। सही बात है सर, बिल्कुल। 100 नंबर वाला बनता तो मुझे लगता बेहतर सिखा सकता था। ये बात से सहमत होना पड़ेगा आपको। अगला है सर, जी, जैसे हमारी जो टीचिंग मेथड है सर, टीचिंग मेथड, पढ़ाने का जो तरीका है आज भी हमारा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं परंपरागत ही बना हुआ है। हमने उसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, जो एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी है ना, उन सब का हो भी रहा है ना, तो वो कुछ एक टाइम पे, जैसे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल लेकर के आए सर। हाँ, क्या हो रहा है सर सीएम राइज स्कूल में? क्या लगता है? मुख्यमंत्री तो कहते हैं बहुत अच्छा मॉडर्न है। आपने शिवप्रिया का भी सीएम राइज स्कूल में गए हो? नहीं सर, मैं तो नहीं जाके देखा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। हाँ, तो वो केवल एक क्या छलावा भर है सर अभी तक। कुछ एक स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रत्येक जिला स्तर पर खोला गया है सर, प्रत्येक जिला स्तर पे, हाँ, ये तो ठीक है। अपना शिवप्रिया का जाके देख लेना, अभी तक जमीनें आवंटित नहीं हुई हैं, पुराने स्कूलों में ही वो सेटअप जमा दिया है, स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है कई सारी जगह। टीचर, हमारे टीचरों को तुम देखो, जब नौकरी नहीं लगती ना, जब इनकी, हाँ, इन नालायकों की, जब ये टीचर भर्ती का एग्जाम देते हैं, तब भगवान से दुआ करते हैं भगवान मिल जाए, मुझे तो बालाघाट में भी पोस्टिंग मिलेगी ना ग्वालियर हाँ, वाले को, तब ले लेंगे, तो मैं ले लूंगा। और जैसे ही नौकरी लगती है, पता नहीं इनके कौन से सुरखाब के पर लग जाते हैं, सब जगह से जुगाड़ लगाएंगे कि नहीं यार ग्वालियर में मिल जाए मेरे को पोस्टिंग। छोड़ो सर, इनकी क्या बोलूं, ये केवल टीचर की नहीं है, तो हर आईएएस बन जाता है, आईएएस को अपने होम थिएटर चाहिए। तो इसको कौन सुधारेगा सर? इसमें सर सुधारने की बात की जाए, दादाजी सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे? 75 साल के हो गए ना सर अब, नहीं, तब तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई हमारे दादू साहब की। दादाजी रिटायरमेंट की उम्र तो हो गई है। ये सारी बातों पर अमल करना होगा, जनता को सोचना होगा इस बात को लेके, कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार की मंशा तो सरकार नहीं सुधार सकती सर, जैसे बता ही रहे थे कि भाई उनकी मंशा तो है ही नहीं है कि आप शिक्षित हो। अगर शिक्षित होंगे, शिक्षा फिर सवाल पैदा करेगी, सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। तो ये मुझे लगता है आप सभी को इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा, इन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता होगी। और ये कुछ बहुत कम समय में नहीं हो जाएंगे, छोटा छोटा बदलाव करके ही एक समय के बाद में बदलाव आएगा।
चलिए, तो आज की चर्चा के साथ आसिफ सर थे। उम्मीद है आप सभी को उनके द्वारा कही गई बातों को आपने समझा होगा, सुना होगा, और इस चीज को साथ साथ में मैं तो कहना चाहूंगा, आपने सुनने के साथ में आप ये वो बातें आपको बताई गई हैं जो आपके आसपास क्षेत्र में घटित हो रही हैं, या आप सब लोग इन बातों से परिचित हैं। बस आपको देखने की जरूरत है कि बाकी में ही सर जो बातें बता रहे थे हमारी शिक्षा प्रणाली के बारे में, कि सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या चाहती है, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से अगर लोग मुझे सुन रहे हो तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल के बारे में सर ने बताया था, क्या एक्चुअल में वही वहां पर कंडीशंस है, क्या टीचर की भी वही है क्या? आपने देखा जैसे कि सरकार की एक और नीति, जैसे कि हमारे वोटर लिस्ट की बात कर ले, या फिर वोट चुनाव वगैरह, कहीं कहीं पर भी ड्यूटी वगैरह, तो सारी चीजें लगातार हो ही रही है उसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी बातें हैं उसमें लगाई देते हैं, जबकि हम देख सकते हैं सरकार का कहना है कि भाई वोटर लिस्ट या आसपास क्षेत्र में टीचर बेहतर काम कर सकता है। भाई आप ऐसा करना चाहते हो तो एक दूसरा व्यक्ति बैठा दो, गांव में कोई एजुकेटेड इतना व्यक्ति है वो बता देगा कि कौन वोटर कार्ड में जुड़ना चाहिए, कौन 18 का हो गया, कौन मर गया, मृत्यु प्रमाण पत्र क्या हो गया, उसके लिए अलग से व्यक्ति बैठा लो। आप टीचर को क्यों परेशान कर रहे हैं इसमें? इन्हें कोई पर फर्क नहीं नहीं करेंगे ना, पड़ता। करेंगे क्यों? कारण तो वही है, करेंगे तो कोई सीधी सी बात है। पर सिस्टम सुधरेगा, सिस्टम सुधरेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, तो शिक्षा बढ़ेगी तो बस कहना यही है, सवाल होगा, सवाल होगा तो सवाल का नहीं होगा जवाब। चलिए तो भाई मैं सर इसको कंक्लूड करूंगा सर। देखो, अनपढ़, निरक्षर और गवार जनता जब तक रहेगी तब तक इन राजनेताओं को राजगद्दी मिलती रहेगी। ठीक है, राजनेता मतलब कौन से? जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ राजनीति करनी आती है, और ऐसी गंदी राजनीति करनी आती है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे यहाँ जो है वो गरीब ही बना हुआ है सर। पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है। तो ये सिस्टम पूरा गरीब बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम के विरुद्ध आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और आवाज उठाने का एक ही तरीका है कि जब चुनाव आए तो बिल्कुल ठोक बजा के, परख के जो है वो क्या करो, वोट दो। 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चे को शिक्षा बहुत अच्छी दो। स्कूलों में जाकर के टीचरों के गिरेबान पकड़ो, सरकारी स्कूलों में जाकर के टीचरों के गिरेबान पकड़ो सर। इस पर मुझे एक बहुत अच्छी बात और याद आई सर, आपने हालांकि कंक्लूड कर दिया, लेकिन मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कहा था कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सर, जितने भी प्रशासनिक मतलब सरकार तो ये कर सकती है ना सर, बिल्कुल कर सकती है, कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या सरकारी विभाग से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। और आप देखो कि जो सरकारी व्यवस्था सरकार ने एस्टेब्लिश की है, उस व्यवस्था में काम करने वाले लोगों का ही विश्वास नहीं है। तो जो कलेक्टर, जिसके अधीन जिले का शिक्षा विभाग आता है, जिले के सारे स्कूल जिले शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सीधे कलेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो ना तो जिला शिक्षा अधिकारी, ना कलेक्टर, एसडीएम किसी का बच्चा क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है? जाता है क्या? कहां से जाएगा ना। किसी मंत्री का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में जाते हुए देखा है? पहले थे, अब तो कोई नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ। तो भैया ऐसे भी है, एग्जाम्पल है हमारे देश में। तो प्रश्न उठना चाहिए ना बिल्कुल सही बात कि सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था सरकार ने एस्टेब्लिश की है, तो कलेक्टर साहब जब आप इस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, तो आप हमसे कैसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएं? कलेक्टर साहब को तो पता है ना सारी नीतियों का, कौन है, स्कूलों में जाना चाहिए और बिल्कुल सर क्वेश्चन उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। और दूसरा आज एक मुद्दा आखिरी में निकल के आया कि आपको बोर्ड या चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, तो अगले उसमें हम चर्चा इसी पे करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और किस टाइप से आपको वोट करना चाहिए। आपका स्थानीय नेता की बात करें, किस प्रकार से चुनाव होना चाहिए, तो अगले उसमें चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को सर यहीं पर विराम देते। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष सर थे हमारे साथ जुड़े, और आज हमने भारत की शिक्षा प्रणाली, स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग्स क्या है, कमियां हैं, उस पर कुछ चर्चा की थी। उम्मीद है आप सब लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे, उस चीज पे अमल करेंगे और आपको पसंद आएगा हमारा ये पॉडकास्ट। और आपको जो भी इसमें डाउट हो या आपका जो सजेशन हो, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको
आप लिखकर बता सकते हैं और दूसरी बार हम उस पर चर्चा करेंगे, या फिर उसकी जो आपकी दोबारा कही गई बातों को उनको हम अगले पॉडकास्ट में रखने का प्रयास करेंगे। आपका नाम भी बताएंगे, सारी चीजें। तो बस आप देखते रहिए और कमेंट एक बार जरूर करिए आपको कैसा लगा। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।